हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विद रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों एक नए अपडेट के साथ आ रहे हैं जो कि उत्तराखंड जुडिशरी से रिलेटेड ये अपडेट है। दोस्तों इसमें आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर पेपर होगा ये उत्तराखंड जुडिशरी का 2009 का पेपर होगा। दोस्तों इसी प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये जो आज मैं पार्ट आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ ये पार्ट सेकेंड है। पार्ट फर्स्ट मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी करा रखा है जिसमें मैंने 102 क्वेश्चन तक सॉल्व करवाया था। दोस्तों आज इसमें मैं 102 क्वेश्चन से ही यहाँ पे मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। आपको ये इन्फॉर्मेशन था जो कि मुझे देना था और मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दिया। दोस्तों इसमें दो पेपर होता है, एक हमारे पास जीएस का पेपर होता है और दूसरा जो हमारे पास पेपर होता है दोस्तों वो लॉ का पेपर होता है। तो जो आज मैं पेपर आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ साथियों, ये लॉ का पेपर मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ और इसमें मैं कराने कहाँ से वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 102 क्वेश्चन नंबर से इसको मैं कराने वाला हूँ। और ये मेरा पार्ट जो है ये पार्ट सेकंड इसको मैंने नाम दिया। पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे डील कर रखा है, आपने उसको अगर नहीं देखा तो आप उसको देख लीजिए। दोस्तों आप 2 मिनट का समय दीजिए, मैं तुरंत क्वेश्चन नंबर 102 लेकर के आता हूँ। हाँ दोस्तों, तो मेरा क्वेश्चन नंबर 102 आ गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 102 में क्या करा, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस अपराध की तैयारी दंडनीय। अगर किसी भी प्रकार का अपराध का अगर तैयारी किया जा रहा है, मीन्स की प्रिपरेशन अगर किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए किया जा रहा है तो ये किस ऑफेंस में दंडनीय है। तो दोस्तों इसको कहाँ दंडनीय बनाया जाएगा, भारत सरकार के विरुद्ध अगर युद्ध करने के लिए अगर इस प्रकार का प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको क्या माना जाएगा, दंडनीय माना जाएगा। और ये कहाँ हमको देखने के लिए मिलता है, जब सेक्शन नंबर 121 हम देखते हैं वेजिंग वार अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बताया जा रहा है और जब सेडिशन किया जा रहा है तो यहाँ पे ये सारी चीज़ों को हमको देखने के लिए मिलता है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर भारत सरकार के विरुद्ध, अगर भारत में रहते हुए अगर भारत सरकार के विरुद्ध अगर वो भारत सरकार को क्षति पहुंचाने के लिए, मीन्स कि भारत सरकार के खिलाफ आक्रमण करने के लिए अगर वो कोई भी हथियार का इकट्ठा करता है तो उसको पनिशेबल किया जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे 103 में कह रहा है जारकर्म का अपराध कारित किया जाता है। जो जारकर्म होता है, ऑफेंस जो होता है जिसको एडल्ट्री हम लोग करते हैं, वो कहाँ पे होता है, किसके द्वारा किया जाता है और ये ऑफेंस जो होता है ये किसके विरुद्ध होता है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पहले तो आप करेक्ट आंसर जान जाइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। किसी विवाहित स्त्री के साथ उसकी सहमति से क्या किया जा सकता है, एडल्ट्री किया जा सकता है। मीन्स कि ये ऑफेंस किसके विरुद्ध होता है, तो दोस्तों ये जो ऑफेंस होता है एडल्ट्री का, ये हस्बैंड के विरुद्ध अपराध होता है। मीन्स कि इसमें महिला की तो क्या रहती है, महिला की तो कंसेंट रहती है एडल्ट्री में कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ क्या कर सकती है, रिलेशनशिप बना सकती है। लेकिन इसमें पीड़ित कौन होता है, मीन्स कि ऑफेंस इसमें किसके खिलाफ होता है, तो इसमें जो ऑफेंस होता है साथियों वो पुरुष के खिलाफ होता है। मीन्स कि पुरुष को तो पता ही नहीं होता है कि हमारी पत्नी क्या है, एडल्ट्री में है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन में ये बताया जा रहा है धारा 497 मीन्स की जो सेक्शन 497 में परिभाषित जारकर्म के अपराध को आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। जारकर्म का अपराध है, इसके लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, पहला क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ मैथुन करना। मैथुन करने की बात कर रहा है, उसके साथ घूमना फिरने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे साफ साफ वर्ड दे रहा है मैथुन करना, मीन्स की सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना। मैथुन करना जो कि किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी है, यह जानते हुए कि वो किसी और की पत्नी या जिसके विषय में वह जानता है कि विश्वास करने का कारण है। मीन्स कि यहाँ पे रीजन टू बिलीव है। और रीजन टू बिलीव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो साथियों जब आप इंडियन पेनल कोड का सेक्शन नंबर 26 पढ़ेंगे तो वहाँ पे रीजन टू बिलीव के बारे में बात किया जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कोरिलेट करते चलेंगे कि हाँ ये बात कहाँ पे बताया गया। अगर गुड फेथ की बात आती है तो सेक्शन नंबर 52 के पास आप जाइए, अगर रीजन टू बिलीव की बात आती है तो सेक्शन नंबर 26 के बारे में आप जाइए, अगर पब्लिक सर्वेंट की बात करता है तो सेक्शन नंबर 21 में आप फॉल कर जाइए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे फॉल करते रहना है, अपने दिमाग को दौड़ाते रहना है। दिमाग को बंद करके हमको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों हमारे इंडेक्स वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है और इंडेक्स वाइज क्वेश्चन के लिए हमें अपने दिमाग को कंप्यूटर की तरह रखना है। मारे कहीं लगे वहीं, जो कीबोर्ड होता है, जो टाइपराइटर होते हैं सब मारते हैं सब जेड पे और लगता है के पे। अगर उन्होंने के टाइप किया है तो वही आपके साथ भी होना चाहिए, मारे कहीं लगे वहीं वाला हाल होना चाहिए कि वह किसी अन्य पत्नी की है। दूसरा, ऐसा मैथुन उस महिला के पति की सम्मति या मौनानुकूलता के बिना किया गया। मीन्स कि उसके पति की सम्मति नहीं है या मौनानुकूलता के बिना किया गया, ऐसा मैथुन बलात्संग की कोटि में न आता हो। ये जो होता है इसको रेप के ऑफेंस के लिए नहीं पनिशेबल किया जाएगा। इसको एक नया नाम दिया गया जिसको एडल्ट्री कहा जाता है, जिसको व्यभिचार कहा जाता है, जिसको जारकर्म कहा जाता है। उसी के बारे में बात कर रहा है। आपको सेक्शन नंबर बस लर्न करके रखना है। सेक्शन नंबर 147 में इस प्रकार की बात की जाती है।
497 में की जाती है, 147 में नहीं, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 104 की हम बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 499 मानहानि अपराध के कितने अपवादों के बारे में बताया गया? तो साथियों आप सभी को पता होगा कि 10 प्रकार के अपवादों के बारे में हमको सेक्शन नंबर 499 में हमको देखने को मिलता है। जब हम लोग डेफेमेशन को देखते हैं तो वहाँ पे डेफेमेशन के बारे में यही हमसे क्वेश्चन पूछता है कि कितने अपवाद वहाँ पे दिए। तो साथियों एज यूजुअल आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे धारा 499 में आप देखेंगे तो वहाँ पे 10 अपवाद दिए और यहीं से बार बार क्वेश्चन बनता है। मैंने काफ़ी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करा दिया, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा है कि 499 में कितने अपवाद बनते हैं, तो 10 अपवाद बनते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये है। अब देखिए यहाँ पे एक केस आ रहा है, एस वरदराजन बनाम राज्य का मामला किसी से संबंधित है। तो साथियों जो ये एस वरदराजन का मामला है ये सेक्शन नंबर 363 से संबंधित है, मीन्स कि 363 से संबंधित है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। एस वरदराजन बनाम बनाम मद्रास राज्य का वाद धारा 363 पर आधारित है, जो व्यापरण के लिए दंड का प्रावधान करता है। जो व्यापरण अगर आप करते हैं, किसी का भी किडनैपिंग अगर आप करते हैं तो उसके दंड से प्रावधान करता है। किडनैपिंग नहीं, अबडक्शन अगर करते हैं तो इसके लिए प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 106 की हम बात करते हैं। निम्न में से कौन वाद व्यक्तिगत सुरक्षा के अधिकार से संबंधित है? जो व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार होता है इससे कौन सा अपवाद संबंधित, कौन सा वाद संबंधित है? तो दोस्तों इसका जयदेव बनाम राज्य का जो मामला है यही इससे संबंधित होता है और इसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 107 की अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ए जेड के घर में खिड़की से प्रवेश करता है। किस चीज़ से प्रवेश करता है? खिड़की से प्रवेश करता है। यहाँ पर एक कारित करता है। ए जो है किस प्रकार का ऑफेंस कारित करता है? तो साथियों इस ऑफेंस को हम लोग गृह भेदन के नाम से जाना जाएगा। मीन्स कि वो हाउस ब्रेक कर रहा है, मीन्स कि हाउस ब्रेक करके गृह को भेद करके वो क्या कर रहा है, उसके घर में घुस रहा है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 442 के अंतर्गत जो कोई किसी निर्मित तंबू या जलयान में जो मानव निवास के रूप में उपयोग में आता है, मीन्स कि किसी भी घर में, चाहे वो जलयान में हो चाहे वो तंबू में हो, जहाँ पे मनुष्य लोग रहते हैं उसके लिए यूज में आता है, या किसी निर्माण जो उपशमन उपासना स्थान के रूप में किसी संपत्ति की अभिरक्षा के साथ के रूप में उपयोग में आता हो, प्रवेश करता है या उसमें रहकर अपराध कारित करता है, तो वह अपराध जो होगा वो गृह अतिचार का कहा जाएगा। वो जो ऑफेंस होगा वो गृह अतिचार का ऑफेंस उसको माना जाएगा। उसी की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद आपराधिक मन स्थिति से संबंधित नहीं है? जो मेंजरिया से संबंधित नहीं है। निगेटिव टर्मिनोलॉजी को देखिए, जो निगेटिव टर्मिनोलॉजी की बात करता है तो साथियों आप सभी को पता होना चाहिए, जो वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर का मामला है ये किससे संबंधित है? ये सेक्शन नंबर 34 से संबंधित है और इसको साथियों पोस्ट मास्टर केस के नाम से भी हमको देखने के लिए मिलता है। इस केस को पोस्ट मास्टर केस के भी नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन जब साथियों जब हम मन स्थिति की बात करते हैं, यहाँ पे मेंजरिया की बात करते हैं, तो आर बनाम प्रिंस में भी मेंजरिया के बारे में बताया गया, क्वीन बनाम टाल्सन में भी मेंजरिया के बारे में बताया गया और सिराज बनाम डी रूटजेंट का जो मामला आता है इसमें भी मेंजरिया के बारे में बताया गया। लेकिन साथियों यहीं पे जो वारेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर है इसमें किसी भी प्रकार के मेंजरिया के बारे में नहीं बताया गया। इसमें क्या बताया गया? इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के बारे में बताया गया। इसमें बताया गया है कॉमन इंटेंशन के बारे में, सेक्शन नंबर 34 में यहाँ पे बताया गया। तो जो इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। क्वेश्चन नंबर 109 की हम बात करते हैं। गलत उत्तर बताइए। दुष्प्रेरण की निम्न रीतियाँ, जो दुष्प्रेरण होता है इसकी निम्न रीतियाँ क्या होती है? दुष्प्रेरण में व्यक्ति को उकसाया जाता है, इसमें षड्यंत्र में सम्मिलित होया जाता है और सहायता किया जाता है। इसमें 3 चीज़ों के बारे में बताया जाता है। मीन्स कि आप उसको हेल्प कर रहे हैं, एडिंग कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं। और ये बात बताई कहाँ जाती है? अबेटमेंट इसको कहा जाता है इंग्लिश में, और सेक्शन नंबर 107 में ये बात बताई जाती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के अधीन दुष्प्रेरण की निम्न 3 रीतियाँ। पहला, एक व्यक्ति को अपराध कारित करने के लिए उकसाया जाता है। दूसरा, एक अपराध कारित करने के लिए किसी षड्यंत्र में शामिल होना। तीसरा, एक अपराध कारित करने के लिए जानबूझकर एक व्यक्ति की सहायता देना, मीन्स उसको सहायता करना कि तुम क्या करो, तुम उस ऑफेंस को कमिट कर दो। इसी के बारे में बताया जा रहा है और उसको अबेटमेंट कहा जाता है। और ये बात कहाँ किया गया? सेक्शन नंबर 107 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिसमें प्राप्त की गई सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है? जिस सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना जाता है तो धारा ये 90 के अंतर्गत जो सहमति होता है इसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाता है। कंसेंट होता है, फ्री कंसेंट होता है। और जो आईपीसी में अगर हम बात करते हैं इसको फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा, इसको धारा 90 के अंतर्गत। अगर दोस्तों हम सहमति की बात करते हैं, कंसेंट की बात करते हैं, तो कंसेंट कहाँ डिफाइन किया हुआ है?
तो कंसेंट की हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 13 में डिफाइन किया गया। और जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हैं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसेंट के बारे में बताया गया। और फ्री कंसेंट के बारे में कहाँ बताया गया? सेक्शन नंबर 14 में फ्री कंसेंट के बारे में बताया गया। तो ये टर्मिनोलॉजीज भी आपको इसके साथ कोरिलेट करके पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि कंसेंट की जब बात आती है तो 13 भी हमको लर्न होना चाहिए, 14 भी लर्न होना चाहिए। 13 में कंसेंट के बारे में बता रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और 14 में फ्री कंसेंट के बारे में बताया जा रहा है। और यहाँ पे बताया जा रहा है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उन शर्तों का वर्णन करती है जिसमें सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं माना गया, मीन्स कि फ्री कंसेंट नहीं माना गया। तो ये कहाँ बताया गया? तो धारा 90 के अंतर्गत इसको फ्री कंसेंट नहीं माना गया। तो साथियों इस प्रकार का, इस लेवल का आपका पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिससे कि आप एक दूसरे से कोरिलेट भी कर सकते हैं अगर जरूरत पड़ती है। और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है साथियों, सब का सब यहाँ पे इंडेक्स वाइज क्वेश्चन पूछा जा रहा है। किसी भी क्वेश्चन में अंदर से घुसने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। कहाँ पे? खास करके उत्तराखंड जुडिशरी में। और साथियों आप सभी लोगों के द्वारा अभी यूपी पीसीएस जे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दिया गया होगा, उस एग्जामिनेशन में आपने देख लिया होगा कि किस प्रकार से इंडेक्स वाइज क्वेश्चन पूछा गया, और जिसने इंडेक्स पे जिसका कमांड था उसने अच्छा मार्क्स वहाँ पे गेन भी किया है। क्वेश्चन नंबर 111 की अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए निम्नलिखित में से किस वाद में मतत्ता के आधार पर प्रतिरक्षा संबंधी विधि सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया? तो ये किसमें किया गया? ये केस का नाम है डीपीपी वर्सेस वियर्ड का मामला इसको कहा जा सकता है। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाम वियर्ड का मामला इसको कहा जाता है, और इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 की हम बात करते हैं। और एक महिला है, वह को गर्भपात कारित करने के आशय से एक विषैला दावा दे देता है। यह पाया जाता है कि महिला वह गर्भवती नहीं थी। इस मामले में वो क्या कर रहा है? और एक गर्भपात कारित करने का प्रयत्न कर का दोषी होगा। इस प्रकार से अगर वो गर्भपात महिला, अगर वो गर्भ से रहती, अगर उसका गर्भपात हो जाता, मीन्स कि अगर उसका अबॉर्शन इस दवा से हो जाता, तो वो इसके लिए क्या हो जाता? उसके लिए तो लाइबल था, लेकिन यहाँ पे नहीं था, फिर भी वो क्या है? यहाँ पे उसके लिए दोषी है। ठीक, अब हमारे पास जो आईपीसी का सेक्शन था वो पूरा मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हमारे पास आ जा रहा है उत्तराखंड जुडिशरी का हिंदू विधि। अब हिंदू विधि से जो क्वेश्चन बनेंगे साथियों, उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे डील करेंगे, और आपके सामने मैं दिखाऊंगा कि हिंदू लॉ से जो क्वेश्चन बन रहा है तो क्या वो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है, इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन बन रहा है, या कि किस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है? जिस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है उस टाइप के क्वेश्चन के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करके बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 113 की बात करते हैं साथियों हिंदू विधि में। तो कहा जा रहा है निम्नलिखित में से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापना से संबंधित है? मीन्स की कॉन्जुगल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बात करता है। तो धारा 9 के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में यहाँ पे बात किया जाता है साथियों। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे कि एक्सप्लेनेशन में क्या करा, दाम्पत्य अधिकारों की पुनरावृत्ति के बारे में, पुनर्स्थापना के बारे में प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 में किया गया। धारा 9 के अनुसार जहाँ की पति या पत्नी ने बिना युक्त कारण के एक दूसरे के साथ रहना त्याग कर दिया, तो ऐसी परित्यक्तता को, मीन्स कि इस प्रकार का जो रेस्टिट्यूशन हो जाता है, मीन्स कि इस प्रकार का अगर किसी तरह से परित्याग कर दिया गया है तो उसे जिला न्यायालय द्वारा याचिका पर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए, मीन्स की रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के लिए, मीन्स कि फिर से वो पुनः एक साथ रहें, इसके लिए धारा 9 के अंतर्गत ये बात बताई गई है, और इसी को रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कहा जाता है। तो देखिए सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करते हैं। यदि हिंदू विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपिंड है तो विवाह यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो विवाह हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे विवाह जो होता है शून्य हो जाता है। सपिंड में अगर हिंदू मैरिज की अगर हम बात करते हैं तो सपिंड में यहाँ पे विवाह नहीं हो सकता। अब सपिंड क्या होता है इसके बारे में आप एक्सप्लेनेशन में देखिए। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5, जब हम धारा 5 पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमको कंडीशंस बताया गया कि किस किस प्रकार का विवाह वैलिड होगा और किस किस विवाह का विवाह जो होगा वो इनवैलिड होगा। मीन्स कि शून्य होगा, वाइड होगा और वाइडेबल होगा। वैलिड और इनवैलिड की बात नहीं की जाती है, वाइड की बात की जाती है। शून्य होगा और शून्यकरणीय होगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विवाह की आवश्यक निम्नलिखित शर्तें हैं। पहला क्या शर्त है? एक विवाह होना चाहिए, अमूढ़ता नहीं होनी चाहिए। तीसरा, आयु देखना चाहिए। चौथा, दोनों पक्षकार प्रतिसिद्ध संबंध के अंतर्गत न आते हो। मीन्स कि जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होता है, जो प्रोहिबिटेड डिग्री का जो रिलेशन होता है उसके अंतर्गत न आते हो। और पांचवा जो बताया जा रहा है, विवाह के पक्षकार एक दूसरे के सपिंड न हो। पक्षकार के सपिंड होने की दशा में विवाह क्या हो जाता है? विवाह को शून्य घोषित कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथियों। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो 115 नंबर का हमारा क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे दे रहा है 32 वर्ष की एक हिंदू महिला अपने पति की सहमति से 8 वर्ष के एक लड़के का दत्तक ग्रहण करती है। दत्तक क्या होगा दोस्तों? ये दत्तक होगा, ये वैध दत्तक होगा, क्योंकि 21 वर्ष छोटा होना चाहिए। अगर किसी भी महिला के द्वारा किसी भी बच्चे को एडॉप्ट किया जा रहा है तो उसकी आयु में अंतर कितना होना चाहिए? 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। और उसी 21 वर्ष की आयु के अंतर के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है इस एक्ट में। क्वेश्चन नंबर 116 की हम बात करते हैं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन
वर्ग एक का उत्तराधिकारी नहीं है। अब किसको वर्ग एक का उत्तराधिकारी नहीं माना गया? तो साथियों यहाँ पे जो पिता होता है इसको वर्ग एक का उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं साथियों, यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 117 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 में कहा जा रहा है एक हिंदू बिना वसीयत के मर जाता है तथा अपने पीछे 2 पुत्र एवं 1 पुत्री और अपनी विधवा को छोड़ जाता है, उसका संपत्ति न्यायगत होगा। तो किस प्रकार से न्यायगत होगा? तो पहले उसका जो संपत्ति होगा वो पुत्र में जाएगा, फिर पुत्री में जाएगा, फिर विधवा और फिर जो बचेंगे उन सभी को उसकी संपत्ति जाएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या हायरार्की है, किस किस हायरार्की में उसकी संपत्ति सभी को अलॉट होगी। तो यहाँ पे हायरार्की को हम देखेंगे। हायरार्की में पहला आता है साथियों, यहाँ पे जो हायरार्की है इसमें पहला आ रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 10 के अनुसार निर्वसिती की संपत्ति उसके दयादों में जो अनुसूची में दिए गए हैं उसी के अनुसार इसमें क्या किया जाएगा? विभाजित होगा। नियम पहला बताया जाएगा निर्वसियत विधवा यदि एक से अधिक विधवा है तब सबको मिलाकर एक अंश लेगी। और दूसरी बात बताई जाए निर्वसियत के उत्तरजीवी पुत्र या पुत्रिका तथा माता प्रत्येक एक अंश प्राप्त करेंगी, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 118 की अगर हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पर देखिए मिताक्षरा विचारधारा के अंतर्गत साहदायिकी हित न्यायगत होता है। तो ये किस प्रकार से न्यायगत होता है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, उत्तरजीवी के द्वारा यहाँ पे होता है, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। अगर साथियों हम यहाँ पे मिताक्षरा विधि की बात करते हैं तो देखिए मिताक्षरा विधि में न्यायगमन को 2 रीतियों में अपनाई गई है। पहला उत्तरजीवी तथा उत्तराधिकार, एक उत्तरजीवी होता है और एक उत्तराधिकार होता है। संपत्ति की प्रकृति के अनुसार न्यायगमन न्यायाधिकारिता किया गया है। मतलब उत्तरजीवी का सिद्धांत संयुक्त परिवार की संपत्ति के संबंध में लागू होता है तथा उत्तराधिकार का नियमगत स्वामी की पृथक संपत्ति के संबंध में लागू होता है। अतः विकल्प बी भी यहाँ पे सही उत्तर को निर्देशित किया गया। क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं। हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत निम्न में से कौन दत्तक ग्रहण करने का हकदार नहीं है? तो यहाँ पे कौन नहीं है? तो पिता, पति की सहमति के बिना यहाँ पे दत्तक ग्रहण करने का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 120 की यहाँ पे साथियों बात करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह के पंजीकरण के संबंध में प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो जब पंजीकरण की बात की जाती है तो धारा 8 के अंतर्गत पंजीकरण के बारे में बात किया जाता है। दोस्तों ये जो पंजीकरण होता है ये अनिवार्य नहीं होता है, अगर ये नहीं कि मैंडेटरी है, इस पंजीकरण को कराना अनिवार्य है। अगर हिंदू चाहे तो कराए, न चाहे तो नहीं भी करा सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं साथियों क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राज्य सरकार हिंदू विवाह की सिद्ध सुकर करने के प्रयोजन के लिए यह उपबंध करने का नियम बना सकेगी कि ऐसे विवाह को पक्षकार अपने विवाह के संबंध में प्रविष्ट या इस प्रयोजन के लिए रखे जाने वाले हिंदू रजिस्टर में दर्ज करवा सकते हैं। अपने शादी को चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा के अंतर्गत पति पत्नी पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद की याचिका दायर कर सकते हैं? तो साथियों 13B के अंतर्गत क्या होता है? म्यूचुअल कंसेंट से वहाँ पे डाइवोर्स फाइल होता है और उसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। विज्ञानेश्वर एक विख्यात टीकाकार है। तो ये क्या है? ये याकलव्य स्मृति के द्वारा ये बताया गया। मिताक्षरा याकलव्य स्मृति पर लिखा हुआ एक सबसे महत्वपूर्ण भाष्य है जिसकी प्रतिष्ठा या प्रामाणिकता सारे देश में मान्य है। यह भाष्य 11वीं सदी में लिखा गया था। इसके लेखक विज्ञानेश्वर आंध्र प्रदेश के थे, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया था। अब इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 123 के क्वेश्चन नंबर 123 में कह रहा है हिंदू विवाह के संबंध में किसी व्यक्ति के सपिंड नातेदारी की गणना की जाती है। तो दोस्तों कैसे की जाती है? ए के द्वारा भी की जाती है और बी के द्वारा भी की जाती है। केवल पिता के मध्य ऊपर की ओर से 5 पीढ़ी तक और केवल माता के मध्य ऊपर की पीढ़ी से 3 पीढ़ी तक। मीन्स कि पिता की पीढ़ी से ऊपर से 3 पीढ़ी तक, जैसे कि पिता हो गए, फिर दादा हो गए, फिर इस तरह से क्या किया जाता है? 5 पीढ़ी तक पिता की तरफ से चलता है और माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक चला जाता है। अगर इस 5 पीढ़ी के अंतर्गत आप शादी कर रहे हैं और इस माता की पीढ़ी में 3 पीढ़ी के अंतर्गत आप शादी करते हैं तो ये सपिंड रिलेशनशिप में आ जाएगा और इसको क्या माना जाएगा? इसको वॉइड माना जाएगा। इस प्रकार का जो शादी होता है उसको वॉइड माना जाता है। वही बातें इस एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। पति या पत्नी के विवाह पूर्व के यौन संबंध कानूनी आधार हैं तो इसको क्या कहा जाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। न्यायिक पृथक्करण के ये नहीं है, विवाह विच्छेद के ये नहीं है, विवाह के अकृत्यता से ये भी नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं की बात कर रहा है यहाँ पे।
क्वेश्चन नंबर 125 की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 125 में करा 28 वर्ष का एक हिंदू पुरुष 13 वर्ष की लड़की का दत्तक ग्रहण करता है, यह दत्तक क्या होगा? तो दोस्तों यह दत्तक जो होगा ये शून्य होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 21 वर्ष का डिफरेंस होना चाहिए, चाहे वो मेल ग्रहण कर रहा हो किसी को, चाहे वो फीमेल किसी को ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे दोनों में क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएट 21 वर्ष का होना चाहिए। अगर 21 वर्ष का अंतर नहीं होता है तो आप किसी भी ना मेल को ग्रहण कर सकते हैं ना फीमेल को ग्रहण कर सकते हैं। तो ये अंतर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 126 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 126 में कह रहा है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत एक हिंदू के बिना वसीयत के मरने पर उत्तराधिकार का क्रम निम्नवत है। तो कौन सा क्रम निम्नवत है? तो इसका जो सी वाला करेक्ट आंसर होगा यही निम्नवत है। प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकार, द्वितीय श्रेणी के उत्तराधिकार के गोत्रज बंधु के द्वारा ये बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 127 की बात करते हैं हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के प्रावधान अनुकूल है। तो क्या प्रावधान अनुकूल है? तो इसका सी वाला जो है करेक्ट आंसर होगा। विवाह विच्छेद अधिनियम 1954 की धारा 36 से और भारतीय विधि विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 की धारा 36 से ये संबंधित है। इसी के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर रहे हैं। 128 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में विवाह विच्छेद का सहमति का सिद्धांत प्रविष्ट किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो ये 1976 में किया गया था। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 13B के अंतर्गत विवाह विच्छेद और तलाक के लिए एक और आधार प्रदान कर दिया गया। इस धारा के अनुसार विवाह के दोनों पक्षकारों के लिए जिला न्यायालय में विवाह विच्छेद के लिए इस धारा पर याचिका दायर की जा सकती है कि वह दोनों पक्षकार 1 वर्ष से अधिक समय से अलग रह रहे हैं तथा आपस में तय कर चुके हैं कि वो विवाह को क्या कर सकते हैं? विघटन करना चाहते हैं। इसी को म्यूचुअल डाइवोर्स के नाम से भी जाना जाता है और उसी की बात ये कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 129 की हम बात करते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति किसी संपत्ति का उत्तराधिकार पाने से किसी रोग त्रुटि या अंग विकार के आधार पर निरहर नहीं किया गया हो तो ये इसके बारे में किसमें बताया जा रहा है? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 28 के अंतर्गत इस बातों को बताया जा रहा है। फिर इसके एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 28 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त करने के किसी रोग आदि के आधार पर अनरह नहीं कर मीन्स उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करते हैं। एक हिंदू दाम्पत्य जिन्होंने न्यायिक पृथक्करण की डिग्री प्राप्त किए एक साथ रहना चाहते हैं तो क्या वे एक साथ रह सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर ये होता है कि अगर उन्होंने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में नहीं भी फाइल किया फिर भी वो एक साथ रह सकते हैं। तो ये बात कहाँ बताई गई? धारा 15 के अंतर्गत बताया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट को जब हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पे बहुत ही डिस्टर्बेंस हो रहा है जहाँ पे मैं बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे बगल में कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों अब मैं वीडियो को 130 क्वेश्चन तक मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा दिया। इसके बाद का जो भी क्वेश्चन हो रहा है, जो 70 क्वेश्चन बच रहे हैं उसको मैं नेक्स्ट सेशन में करवा दूंगा दोस्तों। इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बार बार आप लोगों को भी आवाज़ जाएगा और आप लोग भी डिस्टर्ब होंगे, उससे रिदम नहीं बन पाएगा। तो सॉरी दोस्तों, इसके लिए यहीं पर इसको रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ से आगे का दे दूँगा। थैंक यू।